बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिम्पल बांझटा एक बार फिर से फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा हूं। काफ़ी दिनों के बाद आज इंद्रदेव प्रसन्न हुए, खुश हुए और उन्होंने अपनी कृपा थोड़ी सी कम करी हम पर। और आज मौसम बहुत ही बढ़िया साफ है। आज हमारे बगीचे में एक बार फिर से स्प्रे का टाइम आया है। आज मॉर्निंग से ही लीव्स गिली थी तो सूखने देने के लिए काफ़ी देर होगी, हमें डिले हो गए हम स्प्रे के लिए। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता था है कि भाई पिछली जो स्प्रे हमने करी थी लगभग 10 मई को, तो 10 मई को हमने अपने रोको प्लस इंडोफिल प्लस आपके अमेज एक्सेल प्लस 12-5-27 और मैकफॉस ये कॉम्बिनेशन डाला था। तब से लेकर अभी तक सिर्फ बीच में हमारी एचएमओ की स्प्रे हुई है, जैसे कि आपको फेसबुक लाइव के माध्यम से पता ही है। तो जो उसके रिजल्ट्स थे, कोई ऐसी साइड इफेक्ट मुझे नहीं दिखे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन करा था कि ये रिएक्ट तो नहीं करेगी। तो ऐसा ही कोई रिएक्शन दिखी नहीं मुझे, जबकि पीयर में भी कोई रिएक्शन नहीं है, एप्पल में भी कोई रिएक्शन नहीं है, और ये सारा कॉम्बिनेशन हो गया था। और तब से लेकर अभी तक लगभग अब आप लगभग ये सोचिए 25 दिन के आसपास होने को है फंगेसाइड को। तो हमने कोई और फंगेसाइड नहीं की। उसके बाद जो दूसरी स्प्रे हमने बीच में करी थी वो एचएमओ प्लस मैडन की करी थी। बहुत सारे बागवान साथी जानना चाहते थे कि उसके क्या रिजल्ट रहे। उसके भी बहुत शानदार रिजल्ट रहे और वो ट्रायल पास हुआ। कहीं ना कहीं वो भी नॉनी यूनिवर्सिटी में भी अंडर ट्रायल चला हुआ है, मगर अभी पैकेज एंड प्रैक्टिस में नहीं आया। आने वाले टाइम में शायद ये पैकेज एंड प्रैक्टिस में आ जाए। तो मैंने अपने बिहाफ पर डाला था। उसके बाद हमने अपनी लीव्स टेस्टिंग के लिए भेजी थी मशोबरा। तो उसमें भी कोई अभी माइट्स के ना एग्स दिख रहे हैं, ना कोई माइट्स दिख रहे हैं, ना रस्ट माइट दिख रही है पीयर में। तो कहीं ना कहीं वो एक कामयाब रिजल्ट रहा। वैसे आइडियल सिचुएशन भी नहीं मिली, इन्वायरमेंट भी नहीं मिला अभी माइट के लिए। मगर आप एचएमओ की स्प्रे सिर्फ बिना देखे कर सकते हैं। अदरवाइज जब भी आप माइटिसाइड की स्प्रे करें तो आप ध्यान रखें कि जब तक माइट ना दिखे तब तक आप एप्लीकेशन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो यूजलेस हो जाएगी। तो जो आज और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको पहले भी लाइव के माध्यम से बताया था कि हमारे पत्तों में जैसे ज्यादा बारिश हो गई थी, न्यूट्रिशन लीच हो गई थी। उसके बाद एक ग्रीन से डॉट पड़ रहे थे, मतलब क्लोरोफिल कम बोलिए उसको, या न्यूट्रिशन की अपटेकिंग की प्रॉब्लम बोलिए। जब हमने अपना अमेज एक्सेल, अपना रोको प्लस फंगेसाइड, अपना मैनकोजेब और आपका 12-5-27 और मैकफॉस, ये कॉम्बिनेशन जब हमने डाला तो उसके बाद हमारे लीव्स बिल्कुल फ्रेश हो गए और लीव्स का साइज भी काफ़ी अच्छा हो गया और बहुत ही डार्क शेड में आ गए हैं हमारे लीव्स, और काफ़ी अच्छा क्लोरोफिल है। अभी किसी भी तरह का इंसेक्ट नहीं है। बागवान साथियों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने बगीचों में जाइए, स्कैब का खतरा सब जगह आ चुका है। अपने बगीचों के जाके मॉनिटरिंग कीजिए, देखिए पत्तों में किसी तरह का दाग तो नहीं है, फ्रूट के ऊपर कोई दाग तो नहीं है, और उसकी जांच आप अवश्य करवाएं। और जो फार्मर स्प्रे नहीं कर रहे हैं ड्यू टू फसल, तो मेरा उनसे गुजारिश रहेगी कि अगर आपके फसल कम है तो सिंपली आप फंगेसाइड्स, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में फंगेसाइड्स अवेलेबल है, आप जाइए उसको कीजिए। क्योंकि बात इसी साल की नहीं है। अगर वो स्कैब के स्पोर्स आपके बगीचों में रहेंगे तो हमारा हिमाचल भी कश्मीर बनने की तर्ज पे आ जाएगा, क्योंकि कश्मीर आप देखिए कि स्कैब कंट्रोल नहीं हो सकती है, तो उसके स्पोर्स अलाइव रहते हैं। अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो स्प्रेड रहेगी, भले ही सेब नहीं है मगर अगले साल फिर से वो आएंगे और स्कैब कंट्रोल नहीं होती है आसानी से। इसलिए आपका दायित्व है कि भी आप लोग फंगेसाइड्स 20-20, 25-25 दिन के गैप पे एटलीस्ट अवश्य करें। आजकल का समय बहुत उपयुक्त है। वैसे आज स्प्रे करना मेरी थोड़ी मजबूरी है, क्योंकि मौसम बहुत ही गंदा हो रहा है। वैसे जब भी बारिश आती है, वैसे टाइम पीरियड तो मिल गया है, बारिश के बाद लगभग 24 घंटे तक साफ होना चाहिए मौसम,
गीले हो गए, जो इसके ऊपर वैक्स चढ़ी होती है एप्पल और पत्तों के ऊपर, वो धुल जाती है, उसको रिटर्न आने में समय लगता है। जब वो वापस आती है वैक्स, तो उसके बाद फंगिसाइड्स और न्यूट्रिशन ज्यादा काम करता है। तो वैसे कल दिन तक ही बारिश हुई थी, उसके बाद का एक लंबा पीरियड खाली गया है। वैसे अगर आज कोई लोग स्प्रे नहीं कर पाए तो कल का समय बहुत उपयुक्त रहेगा आपके लिए। कल और परसों अच्छा है मौसम। और उसके साथ साथ अब मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि भाई मैं अब सेकंड स्प्रे मेरी जो अब आएगी वो क्या कर रहा हूं मैं। तो एक तो मेरा 12/5/27 जिसको मैं अपने बगीचे में डाल रहा हूं न्यूट्रीवेंट को, क्योंकि हमने अपना पानी का पीएच भी डाउन करना है और इसमें बैलेंस न्यूट्रिशन है, साथ में 8% कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म में भी हमारे को अवेलेबल हो जाता है। तो मेरा तो अपना शेड्यूल यही रहता है लगभग 3-4 साल से। उसके साथ साथ एक नया कॉम्बिनेशन जो मैं स्प्रे में डाल रहा हूँ, टेंजिंग करके है, ये यूपीएल जो कंपनी है, क्योंकि यूपीएल एक ग्लोबल ब्रांड है और बहुत अच्छी कंपनी है। इन्होंने एक नया मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करा था इस साल, टेबुकोनाजोल 15% और जीनेब जिसको आप Z78 के नाम से जानते हैं 57% WDG ग्रेड में। लगभग मुझे 10 से लेकर आज कितनी तारीख होगी, लगभग 24 दिन के करीब हो चुके हैं हमारी स्प्रे को करके। तो 24 दिन के बाद ये हमारा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि टेबुकोनाजोल के साथ मैंने देखा कि अगर आप वॉलनट के काफी बार डालते तो ये डिले करता है कलर को, इसीलिए आजकल बहुत सही समय है टेबुकोनाजोल डालने का। आप कोई और कंपनी का भी डाल सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, मगर जो मैं डाल रहा हूँ मैं इनको जीरम के साथ डाल रहा हूँ, क्योंकि स्कैब के खतरा बहुत ज्यादा हो चुका है इस साल। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे मिला है और मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता कि मैंने आप लोगों से बात करी कि जो भी स्प्रे मैं अपने ऑर्चर्ड में करूंगा, जब भी स्प्रे करूंगा वो मैं लाइव के माध्यम से आपको उसको साझा करूंगा। आज मैं धन्यवाद करता हूं यूपीएल के मेहता जी का, जो आज स्पेशली रामपुर से मेरे पास इसको लेके आए हैं स्प्रे करने के लिए। तो क्योंकि मैं काफी टाइम से इसको प्लान कर रहा, यहाँ मिल नहीं रहा था ये हमारे पास। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमारे को अवेलेबल हो जाएगा। और वैसे इसकी मार्केट कॉस्टिंग क्या है? मार्केट में सर ये 700-750 के बीच में है, मतलब बिक रहा है। 2 ड्रम का है सर, ये 500 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम का इसका डोज रहेगा। इसका 250 ग्राम का। और ये बैठा फार्मर को लगभग पौने 400 के आसपास, 450 के करीब, 3-450 के 350 से 450 के आसपास। तो ये 250 ग्राम के हिसाब से हमने अप्लाई करा है। तो अब कितने, वैसे तो मेरा अपना वो है कि भाई मैं 20-25 दिन से पहले कोई स्प्रे नहीं करता। सेकंड फंगिसाइड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर बीच में मुझे लगेगा कि कोई और स्प्रे करनी है तो मैं आपसे जरूर साझा करूंगा। मगर ओवरऑल जो मैंने रिजल्ट्स देखे, अभी जो पिछली स्प्रे करी है, अभी ये इसके साथ में कॉम्बिनेशन डाल रहा हूँ, बीच में HMO डाली, तो बागवान साथियों चीज बड़ी क्लियरली है। जब भी आप, अगर आजकल भी आप HMO कर सकते हैं जिसकी स्प्रे आई हुई है, अगर आप HMO कर चुके हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके सल्फर बेस्ड, आपके कॉपर बेस्ड, खासतौर पर कैप्टान, जैसे कि हमारा शमीर वगैरह होगा, वो उसको आप स्प्रे ना करें। ऑयल से पहले और ऑयल के बाद लगभग 1 महीने का गैप होना चाहिए बीच में, अदरवाइज आपके फाइटोटॉक्सिटी आ जाएगी और लीव्स आपके गिर जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा अवगत कराता हूँ, क्योंकि बहुत सारे फार्मर ने अपने बगीचे खराब कर दिए फाइटोटॉक्सिटी से। चाहे आपके चौपाल के लोग हैं, चाहे आपके कोटखाई के लोग हैं, चाहे आपके रामपुर एरिया के हैं, चाहे कुल्लू रीजन के, खासतौर पर जो लोगों में शमीर करने का ट्रेंड चला। शमीर बहुत अच्छी दवाई है। अगर आप शमीर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑयल नहीं डालना 1 महीने तक, या आप कॉपर बेस्ड कोई स्प्रे डालते हैं तो उसके साथ नहीं डालना ऑयल। लगभग 1 महीने का पीरियड रहेगा उसका। तो इसीलिए आपको बड़ा ध्यान रखना है HMO को करते हुए। अगर आपको लगता है कि हमने इतनी कॉम्प्लिकेशन हो तो आप HMO छोड़ सकते हैं, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि रिस्क ना ले अपनी फसल के साथ। HMO जरूरी नहीं है, करना ही है आपने। तो HMO को छोड़ के आप फंगिसाइड्स कर सकते हैं। तो आपको छोटी छोटी चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा बागवान साथियों। और जो हमारे अभी
मैं अपने बगीचे की डेवलपमेंट बताऊं आपको तो वॉलनट से ऊपर लगभग 18 से 20 mm तक भी कई फ्रूट्स आ चुके हैं हमारे। और एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि आजकल वुली एप्पल एफिड अपने उस पर चल पड़ा है फ्लो में, और वो आना शुरू हो गया है बगीचों में। तो वुली एप्पल एफिड का आप मॉनिटरिंग करें और एटलीस्ट स्पॉट स्प्रे के साथ चले। स्पॉट स्प्रे जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो कंट्रोल नहीं होगा। जहां दिख रहा है, अगर आप इंसेक्टिसाइड ही यूज करना चाहते हैं तो आप पिट्ठू मशीन में उसको मिक्स करके जो भी आपको थायोमेथोक्सोम आप कर सकते हैं, क्लोरोफोरिफॉस आप कर सकते हैं, रोगर आप कर सकते हैं, मेलाथियोन आप कर सकते हैं सकिंग पेस्ट को मारने। किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड अगर आप यूज करते हैं, पूरे बगीचों में नहीं डालना है, तो स्पॉट स्प्रे से जहां जहां दिख रहा है। अगर मैं अपने बगीचे की बात करूं, खासतौर पर जो ग्राफ्टिंग पॉइंट्स है हमारे, वहां पर वुली एफिड दिखने लग गया है। और जो गाला के प्लांट है खासतौर पर उसमें, तो आपको स्पॉट स्प्रे करनी है। मेरी 2-1 दिन में शुरू हो जाएगी स्पॉट स्प्रे, और मैं उसको कंट्रोल करूंगा। और हफ्ते के बाद फिर से विजिट कराऊंगा, लेबर से उसको स्प्रे करूंगा। हर हफ्ते में मैं घुमाता रहूंगा, और बहुत ही इजीली मैनेज हो जाता है ये। अदरवाइज अगर बहुत आ गया तो आपको पूरे बगीचे में स्प्रे करनी पड़ेगी। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आजकल सिर्फ स्कैब से अपने बगीचों को बचाए, क्योंकि स्कैब के जो मुझे फोटोग्राफ्स आ रहे हैं या जो मुझे जानकारी आ रही है, ऑलमोस्ट हर एरियाज में स्प्रेड हो चुका है। इसीलिए इसकी मॉनिटरिंग करें। आपकी जानकारी मैं बताना चाहूंगा, जब 4 साल पहले मेरे बगीचे में आए, क्योंकि मेरे लिए तो न्यू थी, आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा, तो मेरे जो फर्स्ट लॉट था 270 बॉक्स का, उसमें न्यू वैरायटीज में लगभग 70 पेटियां मेरी ऐसी थी जो स्कैब से ग्रसित थी। आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है स्कैब आपके लिए। और उस वर्ष मैंने लगभग 14 से 15 स्प्रे कर दी थी फंगिसाइड्स की, फिर भी वो कंट्रोल नहीं हुआ। जब वो आ जाता है उसके बाद उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि भाई जो आप स्प्रे करते हैं वो प्रॉपर तरीके से करें, कहीं सूखा ना रहे, अच्छे तरीके से करें और टाइमली स्प्रे करें। और आजकल का जो ये समय चलेगा ह्यूमिडिटी का, तो वहां पर आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है अपने बगीचों में। चाहे आपकी फसल नहीं भी है तो आपको फंगिसाइड्स तो करते ही रहना पड़ेगा 20-20 दिन के गैप पे। 1-2 स्प्रे तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इस साल का नहीं अगले साल का भी देखना है। तो बागवान साथियों, ये वो जानकारियां थी जो मैं आपसे साझा करना चाहता था। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने बगीचे की थिनिंग के बाद की हमने काफ़ी कम क्रॉप रख दी है, लगभग 90-95% हमने ड्रॉप कर दी है। और अगर आप लीफ कलर देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसको देख के, और लीफ साइज को देख के भी। अगर आप देखिए पत्तों का साइज, ये देखिए लगभग हाथ के बराबर पत्ते हैं। आफ्टर थिनिंग, ये जो प्लांट है ये स्कॉलर 2 का प्लांट है और सिंगल लीडर सिस्टम पे है। ये वो पेड़ है जिसमें हमने आपको, वो पत्ते थे जिसको हमने आपको दिखाया था। आप देखिए इसका पूरी शक्ल बदल गई है। अंत में बागवान साथियों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे साझा करना चाह रहा था। आज मैं अपने पूरे बगीचे में घूमा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि फ्रूट डेवलपमेंट चली है। आजकल वॉलनट के बाद कलर आना शुरू हो गया है। तो मैं जो वेरिएशन देख रहा हूँ वैरायटीज में, चाहे आपके वो मेहमान स्टार था, चाहे आपका डार्क बेरन गाला था, चाहे कोई अन्य Z1 था, तो मैं बड़ा हैरान हूँ जी। मेरे जितने साल में ये वैरायटी आई,
चाहे 3 साल पहले आई, 2 साल पहले आई, 1 साल पहले आई, जितनी भी अलग अलग साल की वैरायटी थी, हर वैरायटी के सेब में फर्क है। तभी मैं आपको बोल रहा था कि भाई जब तक आप वैरायटी की सिलेक्शन अपने बगीचों में ना देखें, तब तक आप वैरायटी का चयन ना करें। और मुझे अभी भी लग रहा है इतना बड़ा स्कैम है ये, एक ही वैरायटी 3 साल में आई और 3 टाइप के फ्रूट आ रहे हैं उसमें। कल को आप लोग सोचेंगे कि किसी की कल में गलत आई, किसी के पौधे, वो बिल्कुल भी गलत नहीं आए, क्योंकि जो सोर्स था। तभी जब भी अनलीगल तरीके से कोई चीज आएगी, खास तौर पर जो इटालियन वेराइटीज है, उसमें हर वेराइटी में प्रॉब्लम आ रही है, हर वेराइटी में प्रॉब्लम, उसमें हर साल का सोर्स हमें कोई पता नहीं, हमारे फार्मर को कोई पता नहीं। हम इटली का नाम ले रहे हैं, मगर इटली से ही हर साल का जिस पार्टी से, इंपोर्टर से आप ला रहे, हर साल का सेब अलग है। मैंने अपने बगीचे में देखा तो मैं खुद भी हैरान हूं, रंग बिरंगे हर साल के सेब है। इस साल हम फार्मर मीट भी करवाएंगे ऑर्चर्ड में, आपको दिखाएंगे भी वेराइटियां कि किस साल कौन से सोर्स से आई थी। तो ये सबसे बड़ा स्कैम होने वाला है आने वाले टाइम में। एक तो बीमारियां तो हमने लाई बिना क्वारंटीन प्लांट्स के, ऊपर से जो वैरायटी होगी उसमें बड़ी प्रॉब्लम है। डार्क बैरन भी लगभग 3 तरह का आ रहा है, शिनिको रेड भी लगभग 3 तरह का आ रहा है, मेमा मिस्टार भी 3 तरह का आ रहा है। एक मेमा मिस्टार ऐसा है जिसमें काफी ज्यादा कलर आ गया, एक ऐसा है जिसमें झिरियां पड़नी शुरू होगी, एक ऐसा है जो बिल्कुल ही गोल्डन की तरह, भी तो रॉयल की तरह, बिल्कुल गोल्डन तो नहीं बोलूंगा मैं, रॉयल की तरह है। तो आप सोचिए कि कितना वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन आपको देखना पड़ेगा, वैरायटी सिलेक्शन बड़ी सोच समझ के करे। मैं अपने बगीचों में ही देख रहा हूँ, सेबों में हर साल ये प्रॉब्लम आ रही है। और जो कंटिन्यू परफॉर्मेंस आ रही है रेड डिलीशियस की अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि जो अमेरिकन वेराइटीज थी वो आज भी नंबर 1 चल रही है। चाहे आपके ऑर्गन स्पॉट 2 था, चाहे आपका स्कारलेट स्पॉट 2 था, या आपका अर्ली रेड 1 था, आज भी इतनी साल के बाद लगभग 2006-07 में वो आ गई है, आज तक भी उसने अपनी रंग रूप नहीं खोया। तो मुझे अभी भी शक और चिंता है इटालियन वेराइटीज पे कि आने वाले टाइम में ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मुझे नहीं लगता इतना, अभी जो लोग आपको सेब दिखाएंगे हाई डेंसिटी में वो सेब लगा रहे हैं, प्रॉपर लाइट है, मगर जो इंडस्ट्री है उसमें कितने लोगों के पास हाई डेंसिटी है। और अभी तो 1-1, 2-2 साल हुए आके। एक अच्छी वैरायटी की सिलेक्शन के लिए वैसे तो 10 से 15 साल लग जाते हैं, अगर आप 20 साल तक लग जाते हैं। अगर आपको एक वैरायटी की सिलेक्शन करनी है तो एक फार्मर एंड पे तो कम से कम आपको 5 साल तक एक वैरायटी और एक फ्रूट की, वैरायटी तो नहीं बोलूंगा मैं, स्ट्रेन बोलूंगा, क्योंकि ये सारे स्ट्रेन्स है रेड डिलीशियस के, वैरायटीज तो अलग अलग हुई, जो ये भी स्ट्रेन्स है इसमें वेरिएशन आएगी। कल को आप सोचेंगे कि ये सेब अच्छा है, वो सेब अच्छा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है होने वाला आप लोगों के साथ। आप भी अपने बगीचों में जाइए, आप सबने भी सेब लगाए होंगे, हाई डेंसिटी को छोड़ के अपने बगीचों में जाइए, आप देखिएगा कि कितना फर्क है, हर सोर्स का फर्क है फ्रूट में। तो आज मैं खुद भी हैरान हो गया, बल्कि अगर मैं अभी भी मैं अगर परफॉर्मेंस वाइज देखूं, अगर मैं इटालियन वैरायटी की बात करूं तो रेड व्लॉक्स और जेरोमाइन अभी भी बढ़िया चल रहा है। उस रेड व्लॉक्स में भी अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है, लगभग सेम स्ट्रक्चर है। थोड़े से कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें अभी स्ट्राइप्ड कलर है, थोड़े में कुछ ज्यादा कलर है, हल्का सा डिफरेंस वहां भी है। हो सकता है कि वो इस साल जो न्यूट्रिशन चली है, मौसम आया है, तो उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि अभी तक वैरायटी सिलेक्शन हम कर पाए हैं। तो आज भी मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, और लाल सेब में जो मैंने लो हाइट के लिए स्कारलेट 2 के बराबर कोई भी सेब नहीं है, अभी भी स्टिल नंबर 1 की पोजीशन पे है वो। आज 2006-07 में हमने लगा दिया, तो आज तक वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद हाइट और मिडल के लिए अर्ली रेड 1 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसी मिडल में ऑर्गन स्पॉट 2 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब जो नई वैरायटियां लगाई तो हमने भी सारी है, जेरोमाइन है, रेड ब्लॉक्स है, किंग रॉट है, तो ये भी एवरेजन अच्छे आ रहे हैं। मगर फिर भी जो सोर्स है, चाहे आप किंग रॉट की बात कीजिए, 3 अलग अलग सोर्स से 3 अलग अलग तरह के फ्रूट आ रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जो भी हमारी इंडस्ट्री में हम फार्मर है, हमारे पास बिल किसी के पास नहीं है वैरायटी का, क्योंकि किसी के पास भी एक ऑथेंटिसिटी नहीं है जिसने भी पौधे लिए चाहे कल में ली। तो आपको बड़ा सजग रहना पड़ेगा इन चीजों को लेके। बीमारियां तो आई रही है, साथ साथ में वैरायटी को लेके भी कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अब तो हमें खुद डर लगने लग गया कि जो हमने लगाया हुआ है क्या वो एक सही सिलेक्शन होगा। वैसे मैंने स्टे कर दिया है
हमने वही वैरायटीज प्रोपोगेट ज़्यादा मात्रा में करनी शुरू कर दी है, जिसके हम लगभग 5-7 साल तक हमारे पास सैम्पलिंग आई है। अगर मैं अपने बगीचे की बात करूं, स्कारलेट 2 सबसे पहले अच्छी वैरायटीज में से जो लगा था। रेड चीफ भी है हमारे पास, ऑर्गेन्स पर भी है, वांस भी है, वेल्स पर भी है, मगर जो नई वैरायटीज में है स्कारलेट स्पर 2, उसके बाद हमने जेरोमान लगाया था, उसके बाद किंग रॉड, रेड ब्लॉक, क्योंकि ये जो सारे सेब है ये लगभग सेम स्ट्रक्चर के और मिक्स हो जाते हैं बड़ी इजीली, होते तो सारे मिक्स है। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई हम वैरायटी सिलेक्शन क्या कर रहे हैं। और एक किसान भाई से ने मेरे से कल से भी पूछा था, मैंने एक पोस्ट शेयर की थी फ्रूट थिनिंग को लेके। जी हाँ, फ्रूट थिनिंग हमने शुरू कर दिया है सेकंड फेज की, और तूफान से नहीं गिरे थे फल, हमने प्लकिंग करनी शुरू की, क्योंकि एक्सेस क्रॉप है अभी भी 90% काटने के बाद भी हमें 2-4% और थिन आउट करना पड़ रहा है बगीचा। तो वो फ्रूट थिनिंग थी। और एक क्वेश्चन आ रहा था हमारे पास के समर प्रूनिंग को लेके, तो बागवान साथियों समर प्रूनिंग भी आप कर सकते हैं। खास तौर पर जो लीडर के साथ कंपटीशन है, एटलीस्ट उसको तो रिमूव कर ही दीजिए आप। जो भी आपका लीडर के साथ जाता हुआ, आप यहाँ देखिए, इसको हमने पिंच कर दिया था। उसके बाद जो ये नए शूट है, आप देखिए कितने बेहतर तरीके से ऊपर जा रहा है, और उसके साथ साथ जो नीचे की ब्रांच है वो वी शेप ना होके यू शेप में बहुत अच्छे एंगल पे जा रही है। और आप देखिए कितनी अच्छी साइजिंग ले रहा है, ये इसकी हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, जो आपके टिप के साथ 1-2 शाखा है उसको या तो तोड़ दीजिए या उसको काट दीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा आजकल आपका अपने बगीचों के प्रति। ध्यान रखिए, बगीचों में एक्टिविटी देखिए, कीड़े को देखिए, फंगस को आइडेंटिफाई कीजिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो बागवान साथियों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार नई लाइव के साथ आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हो गए, कुछ नया सीखेंगे बागवानी की बातों में। और एक अंत में मैं भूल चुका था, कल हमने एक कोटखाई की महिला की शेयर करी थी वीडियो, तो बहुत सारे मेरे फेसबुक साथियों ने अपना अंशदान किया है या कर रहे हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने हमारी बात सुनी, और औरत के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए हमने थोड़ा सा सबने अंशदान करना है। वो एक ऐसा दान है जो किसी ने नहीं देखा, किसने कितना दिया। आप 10 दीजिए, 20 दीजिए, 500 दीजिए, जितना मर्जी दीजिए, वो आपका अंशदान है। उसके लिए भी मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और ऐसी प्रॉब्लम तो हम कहीं ना कहीं अगर हो सकेगा तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल गरीब की मदद के लिए करेंगे। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सूचना और कि बहुत सारे फार्मरों के ओलावृष्टि हुई है, ओले को लेके बड़ा क्वेश्चन था। तो मैं अगर मेरा पर्सनल वो लीजिएगा तो मुझे लगता है कि ओले पहले ही फसल कम है, ऊपर से ओला है, अगर ऊपर से आप खर्चा करेंगे ज्यादा न्यूट्रिशन का, तो मुझे लगता है कि फार्मर के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि खर्चा कम करें। अगर किसी के ओला आ ही गया है और सस्ते में आप देखना चाह रहे तो यूरिया आप डाल सकते हैं 2 kg, बोरोन 200 ग्राम और 100 ग्राम जिंक चिलेटेड, एटलीस्ट आप ये चीज डालें। अगर कोई लोगों की फसल बहुत अच्छी है, हल्का सा डैमेज है, खर्चा कर सकता है, तो आप ये कॉम्बिनेशन जैसे 12-5-27 ये भी काम करेगा आपके, या आप अमेज एक्सेल टाइप में कोई सीवीड ट्रैक डालते हैं, और भी बहुत सारे सीवीड्स आते हैं जो भी आपको सूट करे, जो भी इजीली। ह्यूमिक एसिड भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे लोग गौमूत्र और जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। बहुत जल्द नई लाइव के साथ आप लोगों से फिर से जुड़ूंगा। धन्यवाद।